गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे उत्सर्जन, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि जितने भी उत्सर्जन या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके आधार पर कि जिन जीवों में वो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जैसे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरोकोटेलिक। जिसमें से कल हमने अमोनोटेलिक प्राणी पढ़ लिए थे जिनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, और यूरियोटेलिक प्राणी पढ़ लिए थे जिसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। आज हम पढ़ेंगे यूरेकोटेलिक प्राणी। तो यूरेकोटेलिक प्राणी वो प्राणी होते हैं जिनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो यूरेकोटेलिक प्राणी होंगे उनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल पाया जाएगा, जो क्या होता है कि अमोनिया और यूरिया से कम विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, तो जो ये यूरिक अम्ल है वो क्या है, जीवों के शरीर से अर्ध ठोस या फिर ठोस रूप में निष्कासित किया जाता है। तो इसमें क्या है, जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी कारण जो यूरिक अम्ल है वो क्या होता है, रवेदार या फिर क्रिस्टल फॉर्म में क्या है, किसी भी जीव की बॉडी से बाहर निकाला जाता है या निष्कासित किया जाता है। अब की यूरेकोटेलिक प्राणियों के उदाहरण जैसे कि कीट हो गए, सरीसृप हो गए और पक्षी। कीट, जितने भी कीट वगैरह पाए जाते हैं, सरीसृप मतलब कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं, ठीक है, और पक्षी। तो जो कीट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मुख्य उत्सर्जक होता है उसके रूप में मुख्य उत्सर्जक इसमें होता है मेलपीगी नलिकाएं। तो कीटों की मेलपीगी नलिकाएं क्या करती है, जब भी इनमें यूरिक अम्ल आता है तो उस यूरिक अम्ल से या फिर हाँ, उस यूरिक अम्ल से क्या करती है, उसमें जितना भी जल होता है वो सारा का सारा जल ये मेलपीगी नलिकाएं क्या है, अवशोषित कर लेती है। उसके बाद में सिर्फ क्या है, क्रिस्टल के रूप में यूरिक अम्ल शेष बचता है, जिसे जीव के शरीर द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और उसी प्रकार जैसे पक्षी है, तो पक्षियों में जो अर्ध ठोस मूत्र होता है वो क्या होता है, वृक्क नलिकाओं से अवस्कर के अंदर आता है। अवस्कर में क्या किया जाता है कि उस मूत्र में जितना भी पानी है उस पूरे के पूरे पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, और उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ या फिर जो यूरिक अम्ल बचता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि जब यूरिक अम्ल पक्षियों के शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसमें बिल्कुल भी पानी की हानि नहीं होती है, क्योंकि जितना भी पानी होता है यूरिक अम्ल में वो क्या होता है, सारा का सारा पक्षियों के वृक्क नलिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब जो पक्षी होते हैं या जो रेप्टाइल्स या सरीसृप होते हैं, तो उनके जो भ्रूण होते हैं, उनके भ्रूण किसमें, अंडों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो जीव है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो उनके जो अंडे हैं या जो भ्रूण है, तो इनके सहकोश अंडों में परिवर्तन करने वाले जो भ्रूण होते हैं उनमें भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल पाया जाता है। मतलब कि जो सरीसृप होंगे पक्षी, रेप्टिलिया वर्ग के, और जो पक्षी होंगे उनके जो अंडे होंगे और उनके अंडों में जो भ्रूण पाए जाएंगे वो भी क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, या फिर यूरिक अम्ल उनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो जब ये सहकोश अंडे हैं तो इनमें क्या है, अपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो उस अपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या होता है, इनमें क्या होता है कि जो इनके अंडे हैं इनमें अपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, और ये अपारगम्य झिल्ली क्या करती है, जो भी भ्रूण इस अंडों के अंदर होते हैं उन भ्रूण में जल की हानि को रोकने के लिए अंडों के अंदर ये अपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, ताकि जल इनके आर पार ना जा सके और उससे क्या है, जल की हानि ना हो। केवल और केवल क्या है, जो यूरिक अम्ल बनता है या फिर जो उत्सर्जी पदार्थ से बनता है वो ही इस अपारगम्य झिल्ली के माध्यम से आर पार जा सकता है, जिसके कारण जल की हानि कम होती है या जल की हानि होती ही नहीं है। और जो उत्सर्जी पदार्थ होता है या जो यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, फिर जीवों के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार जो यूरेकोटेलिक प्राणी हो गए उनमें हमने क्या पढ़ा कि जो भी क्या बोलते हैं, जिन भी जीवों में यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाएगा
वो जीव क्या कहलाएंगे, यूरेकोटेलिक प्राणी। और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए क्या है, जल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए जो यूरिक अम्ल है वो रवेदार या फिर क्रिस्टल फॉर्म में क्या है, किसी भी जीव की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो देखो, और यूरिक अम्ल क्या है, अमोनिया और यूरिया के कंपैरिजन में क्या है, कम विषैला पदार्थ होता है। तो यूरिकोटेलिक प्राणियों के उदाहरण कौन कौन से हो गए, कीट, सरीसृप और पक्षी। कीटों में क्या है, मेलपेगी नलिकाएं पाई जाती है, जो कि उनका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। और ये मेलपेगी नलिकाएं क्या करती है, जब भी यूरिक अम्ल सहित बाकी का जो द्रव है वो मेलपेगी नलिकाओं में आता है, तो वो क्या करती है, उस द्रव में जितना भी जल होता है उस जल को अवशोषित कर लेती है, और जो बाकी यूरिक अम्ल बचता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि यूरिक अम्ल के उत्सर्जन में बिल्कुल भी जल की बर्बादी नहीं होती है, पूरा का पूरा जल जीव की बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी प्रकार जो पक्षी होते हैं, तो उनका जो अर्धठोस मूत्र होता है वो क्या होता है, वृक्क नलिका से अवस्कर में आता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितना भी जल उस मूत्र के अंदर है, तो उस सारे के सारे जल को क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है जीव के शरीर के द्वारा। उसके बाद में कि जो सरीसृप है या जो कीट है या जो पक्षी है, उनके जो अंडे होते हैं, उनके अंडों के अंदर जो भ्रूण पाए जाते हैं, उनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ भी क्या है, यूरिक अम्ल होता है। तो जो इनके अंडे होते हैं, इनमें क्या है, अपारगम्य झिल्ली पाई जाती है सैकोस अंडों में, जिससे क्या है, ये जल को इस झिल्ली के आर पार नहीं जाने देते, जिससे जल की हानि बिल्कुल भी नहीं होती, और केवल क्या होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन शरीर से बाहर किया जाता है। तो ये तो हो गए सारे के सारे प्राणी हमने पढ़ लिए, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरेकोटेलिक। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब हमने वृक्क या फिर किडनी की संरचना पढ़ी थी, तो देखो, जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन या फिर वृक्क नलिका। तो अब हम नेफ्रॉन की पूरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटे से छोटी इकाई, या जो मनुष्य की या फिर किसी भी जीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है कोशिका। वैसे ही जो हमारी किडनी होती है या जो हमारा वृक्क है, उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, या फिर उसको हम बोलते हैं वृक्क नलिका। तो अब हम पूरे के पूरे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, जो नेफ्रॉन होता है उसको मुख्यतः 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट आता है केशिका गुच्छ या फिर बोमेन संपुट। तो ये क्या होता है, एक प्यालेनुमा संरचना होती है। जैसे देखो, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया केशिका गुच्छ, और ये जो प्यालेनुमा संरचना आप लोगों को दिख रही है ये हो गया बोमेन संपुट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट क्या होगा, एक प्यालेनुमा संरचना होती है, और उस संरचना के अंदर क्या है, बहुत सारी केशिकाओं का समूह है या फिर केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसको हम बोलेंगे केशिका गुच्छ। तो बोमेन संपुट हो गया एक प्यालेनुमा संरचना, और केशिका गुच्छ हो गया उस प्यालेनुमा संरचना के अंदर पाए जाने वाली बहुत सारी केशिकाएं या उन केशिकाओं का गुच्छा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे केशिका गुच्छ। तो जो ये केशिका गुच्छ है या फिर जो ये बोमेन संपुट है, इसमें क्या है, एक साइड से अभिवाही नलिका, ठीक है, अभिवाही नलिका प्रवेश करती है और अपवाही नलिका क्या है, बाहर निकलती है। तो ये वाली नलिका हो गई अभिवाही, ठीक है, अभिवाही नलिका, और जो ये बाहर निकल रही है ये हो गई अपवाही नलिका, ठीक है। तो ये देखो, जो अभिवाही नलिका है ये क्या है, इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा है अपवाही नलिका की तुलना में। ये देखो, ये अभिवाही नलिका मैंने थोड़ी मोटी बनाई है, और जो अपवाही नलिका है वो क्या है, थोड़ी पतली है। तो इनकी संरचना भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही होती है। जो अभिवाही नलिका होती है उसका व्यास ज्यादा होता है कंपैरिजन में अपवाही नलिका के। क्यों? क्योंकि देखो, अभिवाही नलिका से जो रुधिर है वो बोमेन संपुट के अंदर या फिर केशिका गुच्छ के अंदर प्रवेश करता है, और अपवाही नलिका से वो क्या है, बाहर निकलता है। तो जब अभिवाही नलिका से रक्त अंदर प्रवेश करेगा, तो अपवाही नलिका से उसको बाहर निकलने के लिए
कम जगह मिलेगी क्योंकि उसका जो व्यास है वो कम है। इसके लिए जो सारा का सारा रक्त होगा वो क्या होगा, इस कोशिका गुच्छ में या इस बोमेन संपुट में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, क्यों? क्योंकि जो अपवाही नलिका से सारा का सारा ब्लड आएगा तो वो यहाँ पे इकट्ठा होगा, इसलिए बोमेन संपुट पे दाब पड़ेगा और यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद अपवाही नलिका से वो धीरे धीरे करके बाहर निकलता है, क्योंकि जो अपवाही नलिका होती है उसका जो व्यास है वो क्या हुआ, थोड़ा कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, बोमेन संपुट से एक नलिका और निकलती है, इस जिसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। उसके बाद ये नलिका हो गई यहां तक। उसके बाद में जो आपको ये यू आकार की आकृति दिख रही है, इसको हम बोलते हैं हेनले लूप। इसको क्या बोलेंगे, हेनले लूप, हेनले लूप, ठीक है। उसके बाद हेनले लूप की जो ये वाली भुजा है इसको हम बोलेंगे अवरोही भुजा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की साइड जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं अवरोही भुजा, अवरोही भुजा। उसके बाद जो ये ऊपर की साइड हेनले लूप की भुजा जा रही है इसको हम बोलेंगे आरोही भुजा, क्योंकि ये ऊपर की साइड जा रही है। तो ये हो गई आरोही भुजा, ठीक है। आरोही भुजा के बाद जो ये वाली संरचना है इसको हम बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। उसके बाद ये नलिका जिस नलिका से आकर मिलती है उसको हम बोलेंगे संग्रह नलिका या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो बहुत बार जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो संग्रह नलिका है वो नेफ्रॉन का या फिर वृक्क नलिका का भाग है या नहीं। तो हमेशा याद रखना कि जो संग्रह नलिका होती है वो नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। नेफ्रॉन का भाग सिर्फ दूरस्थ कुंडलित नलिका तक होते हैं, या फिर जो बोमेन संपुट से लेकर दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये इतनी संरचना ही क्या है, नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। तो देखो, जो ये बोमेन संपुट है, जो ये गोलाकार या प्यालेनुमा संरचना है, इसकी जो झिल्ली है या फिर इसकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, शल की एपिथेलियम की बनी होती है। तो जो बोमेन संपुट है उसकी कोशिकाएं शल की एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद आगे जो बोमेन संपुट की ये जो भित्ति है, जो इसके अंदर की संरचना, इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएगी उन सब कोशिकाओं को हम कहेंगे पोडोसाइट कोशिकाएं। क्या कहेंगे, पोडोसाइट कोशिकाएं, ठीक है। उसके बाद में आगे इन पोडोसाइट कोशिकाओं के बाद जो ये पोडो कोशिकाएं होगी, इनमें क्या है, छोटे छोटे उंगली के समान परवर्ध पाए जाते हैं। और ये परवर्ध जो उंगली के समान ऐसे परवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है। जो पोडोसाइट मतलब कि जो बोमेन संपुट के अंदर वाली कोशिकाएं होगी उसकी। तो जो ये उंगली नुमा परवर्ध होते हैं या ये क्या करते हैं, किसी भी कोशिकाओं का या किसी भी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो गई पोडोसाइट कोशिकाएं। उसके बाद में जो एपिथेलियम की बोमेन संपुट की शल की एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं, और जो रुधिर कोशिकाएं हैं जो बोमेन संपुट के अंदर आएगी, ठीक है, उनकी एंडोथेलियम, ठीक है, रुधिर कोशिकाओं की एंडोथेलियम। ये दोनों संरचनाएं आपस में मिलकर क्या है, एक स्तर का निर्माण करती है, ठीक है। कौन कौन सी, बोमेन संपुट की अंदर वाली कोशिकाएं जो कि शल की एपिथेलियम होती है, और बोमेन संपुट के अंदर जो कोशिकाएं आती है जो रुधिर कोशिकाएं होती है, उन रुधिर कोशिकाओं की एंडोथेलियम। दोनों आपस में मिलकर
क्या करती है, एक स्तर का निर्माण करती है। और जो ये दोनों स्तर है, मतलब रुधिर की कोशिकाओं का एंडोथेलियम और शल की बोमेन संपुट की कोशिकाओं का एपिथेलियम, ये ही क्या करते हैं, फिल्टर या फिर निस्यंदन को निस्यंदन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में हमने क्या पढ़ा कि बोमेन संपुट के अंदर क्या होगा, हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। तो इसके लिए दो कोशिकाएं मिलकर एक स्तर बनाती है, जो कि कौन कौन सी होगी, बोमेन संपुट के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएगी, शल की एपिथेलियम, और बोमेन संपुट के अंदर जो रुधिर वाली कोशिकाएं आएगी, उन रुधिर कोशिकाओं की एंडोथेलियम। ये दोनों आपस में मिलकर एक स्तर बनाएगी, जो स्तर क्या करेगा, निस्यंदन या फिर फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा। ये हो गया जो नेफ्रॉन है या जो वृक्क नलिका है उसका एक पार्ट। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट आता है जो जिसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में ये किससे बनी होती है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो स्तंभाकार एपिथेलियम की बनी होती है। इसकी स्तंभाकार एपिथेलियम। तो देखो समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है कि जो बोमेन संपुट होता है उससे क्या होता है, एक कुंडलित नलिका निकलती है जो कि बोमेन संपुट के पास स्थित होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो नलिका है इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं, या फिर इसके अंदर की जो भित्ति है इसके अंदर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है जब हम सूक्ष्म दृष्टि से इसको देखते हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं स्तंभाकार एपिथेलियम, इनमें क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो आगे चलकर बनाती है हेनले लूप। हेनले लूप क्या होता है, एक यू आकार की नलिकाकार संरचना होती है जिसकी दो भुजाएं होती है, एक भुजाएं अवरोही भुजा क्योंकि वो नीचे की साइड आ रही होती है, और दूसरी इसकी भुजा है आरोही भुजा क्योंकि वो क्या करती है, ऊपर की साइड जा रही होती है। उसके बाद में हेनले लूप जुड़ा होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका से। ये इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बोमेन संपुट का भाग होता है और बोमेन संपुट से ये जो नलिका है जो हेनले लूप से आगे जाकर जुड़ती है, ये क्या होती है, थोड़ी दूर स्थित होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, जो बोमेन संपुट के पास स्थित होगी उसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, और उसके बाद में जो हेनले लूप के साथ जुड़ी होती है बाहर की साइड थोड़ा, उसको हम बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्यों, क्योंकि ये जो है वो बोमेन संपुट से थोड़ी दूर स्थित होती है। ठीक है, उसके बाद में जो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये क्या करती है, आगे जाकर एक और नलिका के साथ जुड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं संग्रह नलिका। और ये संग्रह नलिका आगे चलकर किससे, पेल्विक रेनिस या फिर वृक्क श्रोणि से जुड़ी हुई होती है। जब हमने वृक्क की संरचना पढ़ी थी तो उसके अंदर पढ़ा था ना कि मतलब कि वो वाली संरचना जो कि मूत्र वाहिनी के साथ हाइलम की मदद से जुड़ी होती है, उस संरचना को हमने बोला था वृक्क श्रोणि या फिर पेल्विक रेनिस। तो जो ये जो संग्रह नलिका है, जितनी भी संग्रह नलिकाएं होगी वो सारी की सारी क्या है, आगे चलकर वृक्क श्रोणि के साथ जुड़ी हुई होगी। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, हमारे वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम बोलते हैं नेफ्रॉन या फिर वृक्क नलिका। तो जो नेफ्रॉन है उसको बेसिकली चार पार्ट के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले केशिका गुच्छ या बोमन संपुट, दूसरा पार्ट समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, तीसरा आ गया हेनले लूप, और चौथा आ गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका एक और संरचना से जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं संग्रह नलिका, लेकिन ये जो संग्रह नलिका है वो क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं केशिका गुच्छ या फिर बोमन संपुट। तो ये क्या होता है, एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं बोमन संपुट। बोमन संपुट होगा एक प्यालेनुमा संरचना। जो ये वाली संरचना आप लोगों को दिख रही है ना, ये वाली गोलाकार, ये होगी प्यालेनुमा संरचना। बोमन संपुट होता है एक प्यालेनुमा संरचना।
और बोमेन संपुट के अंदर क्या है, बहुत सारी केशिकाओं का गुच्छा या फिर बहुत सारी केशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम बोलेंगे केशिका गुच्छ। ठीक है, तो ये आकृतियां होगी बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। अब जो ये केशिका गुच्छ है, इसमें दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, एक अभिवाही नलिका और दूसरी पाई जाती है अपवाही नलिका। जिसमें से जो अभिवाही नलिका होती है उसका व्यास अपवाही नलिका की तुलना में क्या है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अभिवाही नलिका से रुधिर आकर बोमेन संपुट के अंदर प्रवेश करता है और अपवाही नलिका से तो रुधिर वापस शरीर के बाकी अंगों तक जाता है। तो देखो, जब अभिवाही नलिका के अंदर रुधिर प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद वो आएगा केशिका गुच्छ में या फिर बोमेन संपुट के, और जब उसको बाहर निकलना होगा तो उसके लिए जो अपवाही नलिका है उसका व्यास कम है, मतलब कि उसको बाहर निकलने के लिए कम जगह मिलेगी, जिसके कारण जो रक्त का पूरा दबाव है वो कहाँ पे बन जाएगा, केशिका गुच्छ या फिर बोमेन संपुट के अंदर। और यहीं पर क्या होता है, जो हमारा ब्लड आता है उस ब्लड का फिल्ट्रेशन बोमेन संपुट के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे रक्त का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट नेफ्रॉन का, केशिका गुच्छ या फिर बोमेन संपुट। उसके बाद में कि जो हमारा बोमेन संपुट है उससे एक नलिकाकार संरचना निकलती है। ठीक है, एक घुमावदार नलिकाकार संरचना निकलती है जो कि बोमेन संपुट के पास स्थित होती है, इसीलिए इस संरचना को हम बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। और जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है उसकी जो अंदर की कोशिकाएं होती है या जो अंदर की संरचना होती है उस पे कौन सी कोशिकाएं, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं होती है। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो अंदर की भित्ति होती है, ये वाली साइड, यहाँ पे कौन सी, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं जुड़ी होती है। और इन स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं पे क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस नलिका का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे चलकर एक और संरचना बनाती है जिसको हम बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप क्या होता है, एक यू आकार की संरचना होती है जिसमें दो भुजाएं पाई जाती है, एक उसकी अवरोही भुजा और दूसरी आरोही भुजा। अवरोही भुजा क्या होगी, नीचे की ओर आ रही होगी, मतलब कि घटती हुई प्रतीत होगी, इसलिए इसको बोलते हैं अवरोही भुजा। और जो आरोही भुजा है वो क्या है, ऊपर की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आरोही भुजा। तो हेनले लूप एक यू आकार की स्ट्रक्चर होगी जिसमें दो भुजाएं पाई जाती है, अवरोही और आरोही। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका के साथ जुड़ी होती है वो हो गई अवरोही भुजा, और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका के साथ जुड़ी हुई होगी उसको बोलेंगे आरोही भुजा। फिर हेनले लूप आगे चलकर बनाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, बोमेन संपुट से थोड़ी दूरी पर स्थित होती है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चलकर एक और नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं संग्रह नलिका। और उसके बाद में जितनी भी संग्रह नलिकाएं हैं वो सारी कहाँ पे खुलती हैं, वृक्क श्रोणी के अंदर। और वृक्क श्रोणी हाइलम के माध्यम से मूत्र वाहिनी के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी नेफ्रॉन की संरचना। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो भी ब्लड या फिर जो भी मूत्र का निर्माण हमारी वृक्क के अंदर होता है तो उसका निर्माण कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।